क्योंकि पीछे हम लोग अध्ययन कर चुके हैं खंड फर्स्ट में घटनाएं और सामाजिक प्रक्रियाएं। इसमें नंबर 1 पॉइंट था आपका कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब इसकी सहायक पॉइंट जो थी हम 4 पॉइंट पीछे अध्ययन कर चुके हैं। अब उसके बाद 5वां हमको पढ़ना है राष्ट्र राज्य की दृश्य कल्पना। क्योंकि आप राष्ट्र राज्य की दृश्य कल्पना का अभिप्राय यह है कि किसी राष्ट्र की एक कोई मूर्त चिन्ह होना चाहिए। यह कल्पना या यह विचार लोगों के अंदर यह भावना जागी तो किसी भी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को कैसे दिया जा सकता है। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने मानवीयकरण के लिए यानी नारी की छवि राष्ट्र का प्रतीक रूपक बन गई। लोगों ने राष्ट्र की प्रतिमा को यानी ईश्वर की नारी के रूप में बनाया। जैसा कि आपको याद होगा कि स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और वह हाथ में तराजू लिए हुए थी। इसी प्रकार की नारी स्वरूपों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया, जिसने जन राष्ट्र के विचारों को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। लाल टोपी, तिरंगा और कालगी मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को स्वतंत्रता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आए, ताकि लोग उसे तादात्म्य स्थापित कर सके। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। अब उसके बाद हम अगले पॉइंट लिखते हैं कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। यह भावना जो है लोगों के अंदर 19वीं सदी के अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद वह आदर्श व्यापी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी मानव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में जाति एवं भौगोलिक भिन्नता थी। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आने लगी। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, हंगरी हर ताकत अपना बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करने के क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः यही कारण जो है बाल्कन समस्या का कारण ही प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। अब इसके बाद हम लोग ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय समाप्त। अब हम इस पॉइंट पर आएंगे कि भारत में राष्ट्रवाद यानी भारत में राष्ट्रवाद कैसे पनपा। अब हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इस समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। इस अध्याय में हम 1920 के दशक के आगे अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम यह देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए
किस तरह के प्रयास किए। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद के लोगों की कल्पना की नई उड़ान दे दी। अब इसमें हम नंबर 1 कि राष्ट्रवाद की कल्पना के लिए क्या क्या प्रयास किए गया, यह कौन सा नया विषय आया। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1 कि प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग आंदोलन यह राष्ट्रवाद की कल्पना के लिए उत्तरदायी था। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। इसके कारण रक्षा व्यय में जब विश्व युद्ध हुआ तो उस समय देश का खजाना यानी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई और इस खर्च को भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए, करों में वृद्धि की हुई, सीमा शुल्क बढ़ा, आयकर शुरू किया गया और 1913 और 18 और 1920-21 के बीच कीमतें 2 गुनी बढ़ा दी गई, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। यह स्वाभाविक है, यदि जब वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, देश की आर्थिक मंदी हो जाएगी, तो आम जनता के सामने समस्याएं स्वाभाविक है कि उत्पन्न हो जाएगी। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया था। 1918 और 1920-21 में देश में फसल खराब हो गई थी, फ्लू जैसी महामारियां थी और 1920-30 में और जिसके कारण महामारी के कारण लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, धन्यवाद। सभी पढ़े और सभी पढ़े।